हेलो स्टूडेंट्स, आज लेसन 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली देखेंगे। तो चलिए लेसन को आगे बढ़ाते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान द्वारा शासन प्रशासन को चलाने के लिए कौन कौन से ढांचे बनाए गए हैं, ये ढांचे क्या क्या कार्य करते हैं, वह इनके आपसी संबंध किस तरह के हैं। इस अध्याय में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक जमीनी स्तर पर किस तरह से आगे बढ़ी है, देश की आर्थिक और विदेश नीति को किस तरह बनाया गया और चलाया गया, देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं क्या रही हैं, सरकारों ने उन्हें पूरा करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमें क्या देखना है कि जो स्वतंत्रता के बाद जो लोकतांत्रिक राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो किस स्तर पर आगे बढ़ रही थी, किस तरीके से देश के जो आर्थिक नीति जो बनाई गई थी, विदेश नीति बनाई गई थी, उसे किस तरीके से बनाया गया और किस तरीके से उसे चालू किया गया। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि देश के जो विभिन्न हिस्सों में विभिन्न क्षेत्रों में जो लोगों की जो उम्मीदें थीं, जो विश्वास था, वो किस तरीके से वो बरकरार रही। तो सरकार और उन्हें उनकी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें किस तरीके से पूरा करने के प्रयास कर रही है, तो इसके संबंध में हम देखेंगे। संविधान में एक साथ कई लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया गया था। इन लक्ष्यों में लोकतंत्र को क्रियाशील व जीवंत बनाना, देश का राजनीतिक रूप में एकीकरण करना तथा बड़े पैमाने पर ऐसे ढांचों को निर्मित व मजबूत बनाना था जिनके द्वारा आवश्यक सामाजिक और आर्थिक बदलाव सुनिश्चित किया जा सके। जो संविधान बनाए गए थे हमारे देश में, तो उस संविधान के माध्यम से जो लक्ष्य थे उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की जा रही थी, जिससे क्या हो सके, जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो सही तरीके से कार्य कर सके, उसकी जो आयु हो वो कैसी हो, लंबी हो, लंबे समय तक चलती रहने वाली। साथ ही साथ जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें भी कैसा हो, एकीकरण हो, ताकि सब मिल करके एक ऐसे स्तंभ खड़ा कर सकें जिससे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कैसी हो सके, मजबूत हो सके। तो जिसके लिए क्या थी, आवश्यक और आर्थिक बदलाव क्या करना था, सुनिश्चित किया जा सके, उसमें परिवर्तन किया जाना भी आवश्यक है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समुचित ढांचों को बहुत कम समय में आकार देकर उन्हें क्रियाशील बनाना नव स्वतंत्र देश के लिए चुनौती भरा काम था। जो इस सारी लक्ष्यों को, जो लोकतंत्र व्यवस्था तो थी, उसको किस तरीके से क्रियान्वित करना, किस तरीके से उसकी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाना, तो ये सब चीज़ें क्या है, इन ढांचों को बहुत कम समय में आकार दे करके उसे क्रियाशील कार्य पर उसे आगे बढ़ाना और नव स्वतंत्र देश, एक नए स्वतंत्र देश के लिए ये कैसा काम था, बहुत ही चुनौती भरा काम था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लोगों को यह साबित करना था कि वे अपनी एकता और अखंडता को बनाकर रखते हुए न केवल लोकतांत्रिक ढंग से काम कर सकते हैं, अपितु देश में व्यापक आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी ला सकते हैं। तो ये जो क्या बोलने से जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी, एक अच्छे राष्ट्र की जो स्थापना की जा रही थी, तो उसके बाद में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत के लोगों ने क्या है, ये कोशिश की कि भारत में एकता और अखंडता, मतलब विभिन्न जाति धर्म के लोग मिल करके एक साथ क्या है, एक ऐसे लोकतंत्र के लिए काम कर सकें। और साथ ही कहा गया है कि इसके साथ ही साथ क्या है, देश में व्यापक रूप से आर्थिक और सामाजिक बदलाव, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी बदलाव लाया जा सके। अब हम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए निम्नांकित घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 4.1 में पहला आम चुनाव 1952 में, यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया है जो
चित्र 14.1 में चुनाव केंद्र में हर उम्मीदवार के लिए अलग पेटी, अपने पसंद के उम्मीदवार की पेटी को खोजता एक मतदाता। जो चुनाव जो व्यवस्था थी वो उसके एक चित्र दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं। भारत के नए संविधान के अनुसार पहले आम चुनाव आयोजित करना भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और सफलता के लिए बहुत चुनौती था। जो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, जो भारत के संविधान के अनुसार, भारत में जो चुनाव से संबंधित जो संविधान बनाए गए थे उसके अनुसार क्या है, चुनाव आयोजित करना क्या था, भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और सफलता के लिए, उसे किस तरीके से सफल बनाने के लिए एक बहुत बड़ी क्या थी, चुनौती थी उनके सामने। हालांकि हमारा संविधान 1950 में ही लागू हो गया था, लेकिन पहला आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ। संविधान क्या है 1950 में लागू हो गया था, लेकिन जो पहला आम चुनाव था वो 1952 में संपन्न हुआ। लगभग 18 करोड़ लोगों को मतदान करना था। इस जो चुनाव थे इसमें कितने लोगों को, 18 करोड़ लोग इसमें क्या किए, मतदान किए। इसके लिए बहुत सारी तैयारियों की ज़रूरत थी। भारत में पहली बार हर वयस्क महिला और पुरुष को चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिला था। तो ये पहली जो मतदान व्यवस्था थी बहुत ही क्या थी, इसमें बहुत सारी तैयारी की ज़रूरत थी। साथ ही साथ क्योंकि ये भारत के पहले वयस्क क्या थी, महिला और पुरुषों के लिए चुनाव मतदान करने का उन्हें अधिकार मिला था। सबसे पहले सभी मतदाताओं की सूची तैयार करना। जो मतदाता जो हैं जो मतदान करेंगे उन सारे लोगों की क्या की गई थी, सूची तैयार करना था। भारत के भौगोलिक विस्तार और यातायात की समस्याओं को देखते हुए यह आसान काम नहीं था। मतदाताओं को चुनाव की प्रक्रिया समझाना और उन्हें मतदान के लिए तैयार करना था, और सुदूर अंचलों में भी मतदान केंद्र स्थापित करके चुनाव अधिकारियों को तैनात करना था। जो ये चुनावी व्यवस्था थी, जो प्रथम चुनाव व्यवस्था थी, इसमें क्या है, जो मतदाताओं की जो चुनावी प्रक्रियाएं थी उसको समझाना भी बहुत ज़रूरी था, और उन्हें मतदान के लिए तैयार करना भी बहुत ज़रूरी था। और साथ ही जो दूर दूर के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए भी मतदान केंद्र स्थापित करके क्या है, चुनावी अधिकारियों को क्या किया गया, तैनात किया गया उनकी देखरेख के लिए, ताकि सही तरीके से जो चुनावी प्रक्रिया है वो संपन्न हो सके। देश के 85% लोग निरक्षर थे। वे कैसे उम्मीदवारों के नामों को पहचान कर सही तरीके से मतदान कर सकते थे। ये उन लोग जो 85% जो निरक्षर थे, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था, वे लोगों के लिए क्या थे, वैसे लोगों को, उम्मीदवारों को वो किस तरीके से पहचानना और सही तरीके से मतदान करना, ये बहुत बड़ी एक चुनौती थी। चुनाव आयोग ने ऐसे में एक नवाचार किया। चुनाव आयोग जो थे उन्होंने एक नवाचार मतलब एक नए विचारधारा को शुरुआत की। मतपत्र में उम्मीदवारों को अलग अलग चिन्हों के द्वारा दिखाया गया। जो मतपत्र थे जो है ना, उन मतपत्रों में जो उम्मीदवार खड़े हुए थे उनको अलग अलग चिन्हों के द्वारा उनको दिखाया गया। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग बॉक्स रखा गया था, और मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार का वोट उस उम्मीदवार के लिए निर्धारित बक्से में डालना था। जिस तरीके से हमने वहाँ पे पिछले पेज में चित्र के माध्यम से देखा, तो उसी तरीके से जो व्यवस्था बनी गई थी, जिसमें मतदाता क्या है, अलग अलग चिन्हों को उसमें जो उम्मीदवार खड़े हुए थे उनको दिखाया गया था। तो और उसी के माध्यम से क्या है, उम्मीदवार जो थे उनके लिए उनकी अलग अलग बॉक्स रखी गई थी, जिसके माध्यम से जो मतदाता है वो अपनी इच्छा अनुसार वो जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहता था उस उम्मीदवार के निर्धारित बॉक्स में वो अपना वोट डालते थे। तो इस तरीके से चुनावी व्यवस्था थी, जो प्रथम चुनावी व्यवस्था थी। अब आगे देखेंगे पहला आम चुनाव, खास बातें।
पहला आम चुनाव खास बातें। पहली बार वयस्क मताधिकार प्रणाली का इस्तेमाल करके देश के सभी नागरिकों को वोट देने का मौका मिला। जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है उन सभी लोगों को क्या है मताधिकार के लिए उसमें उपयोग में लाया गया, जिसमें देश के सभी नागरिकों को क्या हुआ वोट देने का उन्हें मौका मिला। अगला देखते हैं, सरकार ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक मतदान केंद्र की व्यवस्था की। जो सरकार थी वो क्या की कि जो दूर दूर के क्षेत्रों में जो गांव बसे हैं उन गांव क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है मतदान केंद्र की स्थापना की, व्यवस्था की, ताकि लोगों को ऐसी व्यवस्था मिल सके जिससे वो क्या है सरलता से मतदान कर सके। सारे राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा के साथ ही संपन्न हुए। तो इस तरीके से सारे राज्य के जो विधानसभा चुनाव भी क्या है लोकसभा के साथ ही पूरे हुए। इस समय कुल 17 करोड़ मतदाता पंजीकृत किए गए, जिसमें 85% क्या थे निरक्षर थे। लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। करीब प्रत्येक 1,000 व्यक्ति पर एक मतदान केंद्र बनाया गया था। लगभग 10 लाख अधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया में तैनात किया गया था। तो इस तरीके से क्या है जो प्रथम जो आम चुनाव थे उसकी जो मुख्य बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी। अब आगे देखते हैं चुनावों की व्यवस्थाएं। जिन इलाकों में पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन होता था उन इलाकों में महिलाओं के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी तैनात थे। ये जिन इलाकों में जहाँ पे पर्दा प्रथा जो मतलब चेहरे को ढक कर के रखने की जो ऐसी व्यवस्था थी वहाँ पे क्या है उन क्षेत्रों पर महिलाओं के लिए क्या है मतदान केंद्र बनाए गए थे और साथ ही इन केंद्रों पर किसको महिला कर्मचारियों को तैनात के लिए रखा गया था, उनकी देखरेख या निगरानी के लिए रखा गया था। अजमेर के एक मतदान केंद्र पर पूरी तरह से ढके हुए रथ में बैठकर एक महिला आई। उसका सारा शरीर मखमली कपड़ों से ढका हुआ था, केवल एक उंगली ही दिखाई दे रही थी जो कि मतदान करने से पहले स्याही का निशान लगाने के लिए अनिवार्य थी। अगला देखते हैं, कुछ गांवों ने एक इकाई के रूप में मतदान किया। असम के एक आदिवासी गांव से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि उस गांव के लोग एक दिन की लंबी यात्रा करके अपने मतदान केंद्र तक पहुंचे। ये उन क्षेत्रों की बात की गई है कि जहां आदिवासी गांव जो थे वो दूर दूर से क्या है अपने गांव से आकर के वो लंबी यात्रा करके मतदान केंद्र तक वो पहुंचे थे। उन्होंने रात अलाव के सामने नाचते गाते हुए बिताए। मतलब वो क्या है जो झुंड में जो अपने रुक करके आग जला करके इस तरीके से वो क्या है लंबी यात्रा करके वो गाते बजाते हुए पहुँचे थे। सूरज निकलते ही वे एक जुलूस की शक्ल में कतारबद्ध होकर मतदान केंद्र की तरफ बढ़े। तो इस तरीके से क्या है उन्होंने क्या सुबह होते होते तक एक जुलूस के साथ जहां मतदान केंद्र बने थे वो कतारबद्ध लाइन बाय लाइन वो उस मतदान केंद्र की तरफ आगे बढ़े। अब आगे देखते हैं चुनाव में किसका समर्थन किया जाए और किसका नहीं। एक गांव के लोगों ने इस मसले का अलग हल निकाला। उन्होंने दोनों उम्मीदवारों की तरफ से एक पहलवान को चुनकर उनके बीच कुश्ती का आयोजन किया। वे इस बात से सहमत हो गए कि इनमें से जिस उम्मीदवार का पहलवान जीतेगा गांव के सारे लोग उसी को वोट देंगे। ये उस समय की बात है जब चुनावी को समर्थन प्राप्त करने के लिए और समर्थन किसका जाए और किसका नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए गांव के लोगों ने एक हल निकाला कि वो दोनों उम्मीदवार जो होंगे उन उम्मीदवारों से एक पहलवान को वो क्या करेंगे चुन करके वो कुश्ती का आयोजन किया गया। और इस जो कुश्ती का जो आयोजन किया गया था उसमें जो पहलवान जीतेगा उसी को गांव के सारे लोग क्या करेंगे वोट देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने हल निकाले थे।
कुल मिलाकर पहला आम चुनाव अप्रत्याशित रूप से कैसा रहा? सफल रहा। मतदाता सूची में से 46% लोगों ने क्या किए? मतदान किए। महिला मतदाताओं में से लगभग 40% ने वोट दिया। चुनावी हिंसा नगण्य थे, मतलब हिंसा जो थी वो एकदम नहीं थी। पहले चुनाव में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाले कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। 45% मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और लोकसभा में लगभग 74% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। जो इस तरीके से जो जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में क्या है, कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिली थी और जिसमें 45% मतदाताओं ने क्या है, कांग्रेस पार्टी को वोट दिए थे और लोकसभा में लगभग 74% जो कि कांग्रेस पार्टी के ही थे। तो इस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या है, देश के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। अधिकांश राज्यों में से कांग्रेस की ही सरकार बनी, लेकिन गैर कांग्रेस दलों ने भी काफ़ी जन समर्थन पाया। इनमें कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनसंघ व क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। तो इस तरीके से जो अधिकांश जो राज्यों थी वहाँ पे किसकी सरकारें बनी? कांग्रेस की सरकारें बनी। लेकिन इसके अलावा जो और भी कांग्रेस दल के ने भी काफ़ी क्या है, समर्थन पाया था, जिसमें से कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, इस तरीके से पार्टियां वहाँ शामिल थी। इस प्रकार स्वतंत्र भारत ने बहुदलीय लोकतंत्र की ओर पहला और प्रभावी कदम रखा। तो इस तरीके से जो स्वतंत्र भारत की में जो बहुदलीय लोकतंत्र का जो ये एक पड़ाव था वो क्या थे, काफ़ी प्रभावशाली रहा। 1957 और 1962 में भी सफल आम चुनाव हुए और भारतीय लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती चली गईं। इस तरीके से अगले जो चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, वो भी क्या है, भारतीय लोकतंत्र की जड़ों जो थी वो काफ़ी मजबूत होती चली गईं इस तरीके से। अब आगे देखते हैं एक दल का वर्चस्व मतलब जो शासन बोलें या फिर उसका जो अधिकार। स्वतंत्रता के बाद होने वाले प्रथम 3 आम चुनाव 1952, 1957, 1962 में कांग्रेस का ही दबदबा रहा। तो इस तरीके से इन तीनों जो आम चुनाव हुए, प्रथम 3 आम चुनाव हुए, उसमें किसका दबदबा था? कांग्रेस का ही दबदबा रहा। कोई भी पार्टी अकेले 10% से ज़्यादा मत प्राप्त नहीं कर सकी। कांग्रेस ने लगातार 70% से ज़्यादा सीटें जीती, जबकि उन्होंने 45% मत हासिल किए थे। जो 45% उन्हें मत हासिल प्राप्त हुए थे। कांग्रेस ने देश के अधिकतर राज्यों में भी अपनी सरकार बनाई। हालांकि इन दौरान केंद्र और ज़्यादातर राज्यों में एक ही दल का शासन रहा, लेकिन इस दल में लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं के लोग शामिल थे। जो इस तरीके से जो केंद्र और ज़्यादातर जो राज्यों में क्या है, एक ही दल का शासन ही रहा। तो देखते ही देखते जो दल थी वो लगभग सभी प्रमुख जो राजनीतिक विचारधाराएं थी उन लोगों में भी क्या है, शामिल होते थे। एक दल के दबदबे वाली इस परिस्थिति में बड़ा राजनीतिक मुकाबला कांग्रेस के अपने भीतर विभिन्न गुटों के बीच होता था, जिससे पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूती मिले। तो इस तरीके से जो एक दल के दबदबे की वजह से क्या होने लगे, जो परिस्थितियां थी उसमें बड़ा क्या है, राजनीतिक मुकाबला कांग्रेस के भीतर ही भीतर क्या है, विभिन्न गुटों के बीच होता था, मसले होते थे। तो जिससे क्या हुआ कि पार्टी के भीतर क्या है, लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं थी वो काफ़ी क्या होती चली गई, मजबूती उनको मिलती चली गई। अब आगे देखते हैं, दूसरे राजनीतिक दल चुनाव तो लड़ते थे लेकिन कांग्रेस को उल्लेखनीय चुनौती नहीं दे पाते थे। वो और भी जो राजनीतिक जो दलें थी वो चुनाव में भाग होते थे, लेकिन क्या हुआ कि जो कांग्रेस की जो उल्लेखनीय जो मुख्य जो चुनौती थी उसको वो चुनौती नहीं दे पाते थे।
इसके बावजूद विपक्षी दल होने के नाते उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रियाओं को स्थापित किया। इन सब के बावजूद भी क्या है, जो विपक्षी जो दल थे होने के नाते उन्होंने भी क्या है, राजनीतिक लोकतांत्रिक जो राजनीतिक प्रक्रियाएं थे उसको क्या किया, वो भी स्थापित किया। धीरे धीरे दूसरे राजनीतिक दलों ने अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया, मजबूत करना शुरू कर दिया और कुछ दशकों में ही कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने लगे। तो इस तरीके से जो और भी जो राजनीतिक जो दलें थे उन दलों ने क्या किया, अपने आप को मजबूत बनाया और साथ ही साथ वो देखते ही देखते क्या है, कुछ ही दशकों में वो किसको, कांग्रेस को टक्कर देने लग गए। हमारे संविधान ने जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना की थी यह उस तरफ बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। तो इस तरीके से जो हमारे संविधान ने जिस लोकतांत्रिक की जो व्यवस्था की उन्होंने कल्पना की थी तो उसकी ओर बढ़ने का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है कि 20-25 वर्ष तक एक पार्टी के दबदबे के बावजूद यहाँ बहुदलीय व्यवस्थाएं पनप पाई। जो यहाँ पे जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से एक दल का जो दबदबा था वो क्या था, काफ़ी लंबे समय तक चलने के बावजूद भी क्या है, जो और भी जो राजनीतिक दल थी वो क्या है, वो व्यवस्थाएं भी यहाँ पे पनपने लगी। कहने का मतलब जो कहा गया कि जो और जो राजनीतिक दलें थे वो भी यहाँ पे इस बहुदलीय व्यवस्था में आनी शुरू हो गई, वो भी बढ़नी शुरू हो गई। अब आगे देखेंगे 14 के 2.1 में देखेंगे जमींदारी प्रथा का खात्मा 1949 से 56 तक, जिसमें देखेंगे कि अंग्रेज शासन काल में देश के अधिकांश भागों में जमींदारी प्रथा थी। जो जब अंग्रेजों का जब शासन चल रहा था उस समय कहा गया कि अधिकांश भागों में जो जमींदारी प्रथा थी, जो कि हर क्षेत्र में इसके नाम अलग अलग थे, जैसे कि जमींदार, मालगुजारा, गौटिया, जागीरदार आदि थे। जो जमींदारी जो प्रथा थी है ना, तो वो जमींदारी प्रथा को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। एक तो इसको जमींदार के नाम से जाना जाता था, मालगुजारा जो कि क्या करते थे, समय समय पर वो उनसे कर लेने का या कर वसूलने का वो कार्य करते थे। साथ ही साथ इस तरीके से गौटिया भी होते थे, वो भी वसूला करते थे। और क्या थे, जागीरदार आदि क्या थे, इस नाम से उस समय जाना जाता था। वे शासन की ओर से क्या करते थे, किसानों से लगान इकट्ठा करते थे। जो हम यहाँ पे जिनके नाम पढ़े वो क्या करते थे, वो शासन की ओर से क्या किसानों से लगान इकट्ठा करते थे। उन्हें जमीन का मालिक माना जाता था। वे किस तरीके से, जो जमींदार होते थे या मालगुजारा, जिनको अलग अलग नामों से यहाँ बताया गया है, तो वो क्या होते थे, जमीन का उनका मालिक माना जाता था। वे किसानों से मनमाने लगान वसूल करते थे और न देने पर उन्हें जमीन से बेदखल कर देते थे। जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, किसानों से मनमाने तरीके से अपनी इच्छा अनुसार उनसे क्या किया जाता था, लगान वसूल किया जाता था, मतलब उनसे कर वसूला जाता था। और अगर वो नहीं देते थे उस स्थिति में उन्हें जमीन से बेदखल, मतलब जमीन उनसे छीन ली जाती थी। पूरे गांव पर उनका दबदबा था और सबको उनके लिए बेगार करना पड़ता था। इस तरीके से जो जमींदार होते थे उनका जो दबदबा होता था, उनका जो कहना चाहिए वर्चस्व होता था, वो पूरे क्या होते थे, गांव पर होता था। और साथ ही साथ जो गांव के जो किसान होते थे उन्हें क्या करनी पड़ती थी, बेगारी करनी पड़ती थी उन जमींदारों के पास, मतलब बिना पैसे के कार्य करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन के समांतर पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समांतर सभी लोगों में क्या है, पूरे देश में किसानों का ये आंदोलन चल रहा था। जो जिस तरीके से जो जमींदारी प्रथा थी उस प्रथा को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए किसानों द्वारा आंदोलन चल रहे थे। स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकारों का पहला काम था जमींदारी का खात्मा। तो स्वतंत्रता के बाद क्या थी, जो राज्य सरकारों का जो पहला काम था, जो प्रमुख काम था कि जो जमींदारी प्रथा है उसे खत्म किया जाए। लगभग
हर राज्य में जमींदारी उन्मूलन, बेगारी समाप्ति और किसानों को भूमि वितरण संबंधी कानून बने। तो इस तरीके से स्वतंत्रता के बाद जो जमींदारी प्रथा थी उस प्रथा को खत्म करने के लिए सरकारों ने भी बहुत कोशिश की। और स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकार का जो पहला काम था वो क्या थे, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और हर राज्य में जमींदारी उन्मूलन और साथ ही जो बेगारी बिना भत्ते के कार्य थे उस ऐसी प्रथा को समाप्त करके किसानों को भूमि का वितरण उनमें भूमि का बांटा जाना संबंधी क्या बने, कानून बने। हमने पिछले अध्याय में देखा कि किस प्रकार जमींदारों ने कानूनी अड़चनें पैदा की और किस प्रकार संविधान के पहले संशोधन से उसका हल निकाला गया। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने किस तरीके से देखा कि जो जमींदारी प्रथा में कि किस तरीके से जो जमींदार थे उनसे ज़मीन छीन करके जो भूमिहीन किसान थे उनमें क्या कर दी जा रही थी, बांट दी जा रही थी। तो यहाँ कहाँ बताया गया है कि हमने कि किस तरीके से जो जमींदारी कानूनों में की अड़चनें पैदा करी थी, जमींदारों ने कानून के समक्ष जो मुसीबतें पैदा कर रहे थे उसके संबंध में संविधान के पहले संशोधन क्या किया, उसका हल निकाला गया, उस समस्या का हल निकाला गया। 1956 तक पूरे देश में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। तो ये क्या है, तब जाकर के क्या है, संविधान के द्वारा देश की जो जमींदारी प्रथा थी उसे पूरी तरीके से समाप्त किया गया और जमींदारों के जमीन का पुनर्वितरण शुरू हो चुका था। जो जमींदार थे जिनके पास ज़मीनें थे उन ज़मीनों को पुनर्वितरण मतलब फिर से बांटना, वितरित करना, उन्हें पुनः बांटना क्या कर दिया गया, शुरू हो चुका था। इससे लगभग 200 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए और अपनी जोत के मालिक बने। तो इस तरीके से जो संविधान के द्वारा जो जमींदारी प्रथा को समाप्त करके लोगों में क्या है, लगभग 200 लाख जो किसान परिवार थे उनको क्या हुआ, इसका फ़ायदा हुआ और वे अपने जो भूमि थे उसकी वो क्या है, या जो भूमि थे जो कि जमींदारों से वितरित में मिली गई थी उस ज़मीन के अब वो क्या बन गए, मालिक बन चुके थे। वे प्रायः मध्यम दर्जे के किसान थे, जो थे वो क्या थे, खासकर मुख्यतः वो मध्यम दर्जे के किसान थे। इस तरह के प्रयासों से मध्यम किसानों के हालत तो सुधरे मगर जमींदारों की ज़मीन पर अधिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। तो इस तरीके से जो कोशिश की गई थी कि किस तरीके से जो किसान थे उनकी हालत को, जो मध्यम किसान जो थे उनकी हालतों को सुधारें, लेकिन क्या हुआ कि जो जमींदार जो थे उनकी जमींदारों की जो ज़मीन पर अधिकार जो था वो अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। वे कई हथकंडे अपनाकर जमीन पर अपना अधिकार बचाने में सफल रहे। जो कहना चाहिए कानूनी तौर से जो किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए की गई थी, जो जमींदारों की ज़मीन जो किसान परिवार थे उनको दी गई थी, तो उनसे अब क्या है, जमींदार लोग जो थे वो क्या है, अपने अधिकार को पूरी तरीके से, उनका जो ज़मीन पर जो अधिकार था वो पूरी तरीके से अब से क्या है, ख़त्म नहीं हुआ। इसके लिए वे क्या है, कई हथकंडे, कई ऐसे कहना चाहिए कोशिश अपनाते रहते थे जिससे वो अपना जो अधिकार, वो ज़मीन पर जो अपना अधिकार था वो उसको बचाने में वो क्या है, सफल रहे। गरीब किसान और भूमिहीन अभी भी ज़मीन से वंचित थे। जो गरीब किसान थे और साथ ही साथ जो भूमिहीन मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं है, वो भी क्या है, अभी भी ज़मीन से क्या थे, वंचित रहे, उनके पास ज़मीन नहीं रहे। तो इस तरीके से जो कहना चाहिए जमींदारी प्रथा थी वो इस तरीके से वो किस तरीके से किसानों के बीच में अड़चनें उत्पन्न करके वो क्या है, अपने ज़मीन पर अपना अधिकार बचाने में वो सफल रहे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दिया। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू कोड में स्त्री पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देता है। क्वेश्चन नंबर 3,
समान नागरिक संहिता किन आकांक्षाओं के कारण नहीं बनाया गया? नेहरू व अंबेडकर के विचार स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।